आज प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास है ना मैम, रिवीजन कराना है मैम। रिवीजन कराना है। कहाँ तक हो गया था? सेल्स ऑफ गुड्स पूरा हो गया था या सेल्स ऑफ गुड्स से करना था मैम शायद? सेल्स ऑफ गुड्स करना था मैम। बताइए, सेल्स ऑफ गुड्स में भी गुड्स तो हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। 100 कितना पेज नंबर 112। और वैष्णवी आपने भेजा नहीं? मैम आप सेंड कर दी थी ग्रुप में तो हमको लगा नहीं भेजना। नहीं, क्वेश्चन पेपर के अलावा क्या आप लोग क्या मांगे थे? क्वेश्चन मैम पेपर? नोट्स भी आप भेज दी थी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। मैम आप सारा कुछ भेजिए। यस मैम। नहीं, वो तो बुक का भेजे थे मैंने, मुझे ध्यान है। नो मैम, एक कॉपी का भी लिखा हुआ था। खैर, और कोई रिक्वायरमेंट? जो लोग लेट ज्वाइन है बीसीए वाले और जो बाद में एडमिशन लिए थे, गो थ्रू हो गए थे सब लोग? हाँ निमेश। मैम इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन का भी नोट्स होगा क्या? इन्वेस्टमेंट भेजे थे क्या वैष्णवी आप तो सिर्फ मैम फाइनेंशियल भेजे थे। हाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, वो भी मिल जाएगा। और कुछ? मैम सिडबी क्या? ठीक है, मिल जाएगा। मैम इन्वेस्टमेंट का भेजा है है ना? इन्वेस्टमेंट का भी हम भेजे हैं। फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट दोनों एक ही में था। बस थोड़ा सा उस दिन जो आप लिखवाई थी वो वाला बस नहीं था उसमें। कौन सा नहीं है उसमें? ये NSIC और SSIDC और KVIC मैम, वो तीनों बस नहीं। अच्छा ठीक है, भेज दीजिएगा जब सारा भेजे हैं। बात ये नहीं होना चाहिए कोई चीज आपको मिला नहीं। मार्क्स कम आने में, जहाँ तक मेरे हाथ में जो कुछ भी है सब करने को तैयार है, बस मार्क्स कम नहीं आना चाहिए। हाँ, तो शुरू किया जाए सेल्स ऑफ गुड्स में। और आप लोग जो उस दिन डिस्कशन कर रहे थे स्पेशल कंपनी, वो जो एक्ट पास होता है ना पार्लियामेंट के थ्रू, वो सब आ जाएगा उसमें। सेक्शन 8 कंपनी डिफरेंट है और स्पेशल कंपनी आपका डिफरेंट है। ठीक है, जो पार्लियामेंट जो एक्ट पास करती है वो हो जाएगा स्पेशल कंपनी में। ठीक है, और सेल्स ऑफ गुड्स में भी गुड्स वगैरह तो डिस्कशन कर लिए थे हम लोग लास्ट क्लास में। एग्जिस्टिंग गुड्स, हाँ, कंडीशन और वारंटी से करना था। अब बताइए व्हाट इज कंडीशन? व्हाट इज कंडीशन? जो प्रोडक्ट के मेन पर्पस के लिए रहता है। और वारंटी? तो सब्सिडियरी कोलैटरल रहता है। कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ दैट इज वारंटी, और जो एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो हो गया आपका कंडीशन। ठीक है, बेसिकली मैंने बताया था स्टिपुलेशन, शर्त। ठीक है, किस शर्त पे हम लोग करते हैं उसका 2 पार्ट। कॉन्ट्रैक्ट जब हम करते हैं 2 पार्ट में करते हैं, कंडीशन और वारंटी दोनों बताते हैं। कंडीशन जो सबसे एसेंशियल है, वारंटी जो कोलैटरल है, मतलब नहीं भी हो तो बाद में ठीक कर करके हम उसको चला सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था यहाँ पे संदीप? टेलीविजन वाला लोग को समझाने के लिए बताइए क्या एग्जाम्पल दिया गया था यहाँ पे। कैमरा सब लोग ऑन रखेंगे और ये चीज बार बार रिपीट ना करना पड़े तो बेहतर होगा। ठीक है, वरना ऐसे क्लास चलने का कोई फायदा नहीं है। कैमरा सब लोग ऑन रखेंगे। हाँ, और मेरा पढ़ाई से दिमाग पर डाइवर्ट हो जाएगा बार बार आपके कैमरा की तरफ, क्योंकि जब मैं ढूंढती हूँ और किसी का कैमरा ऑफ लगता है मुझे तो फिर अच्छा फील नहीं आता। इसीलिए कोशिश करिए ऑन रहे। हाँ, क्या एग्जाम्पल पुट हुआ था यहाँ पे संदीप? मैम एसी का एग्जांपल दिए थे मैम, एसी के बारे में। एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर, फ्रिज, सबका क्या एसेंशियल काम है मंजीत? कि वो ठंडा करे। अब कोई एसी या फ्रिज ठंडा ही नहीं कर पा रहा है तब तो एसेंशियल चीज है ही नहीं उसमें, जो कंडीशन है वो तो है ही नहीं। तब इस कंडीशन में क्या होगा, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर वारंटी में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको रिपेयर करके आप आगे कॉन्ट्रैक्ट चला सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट उसमें खत्म नहीं होता है। फाइन मंजीत?
और बाकी लोग जो लेट ज्वाइनिंग है, कौन संगीता एंड ऑल, कौन कौन थी बीसीए वाले? खैर जो लोग हैं सुन लीजिए, समझ आ गया। उसके बाद गारंटी और वारंटी के बाद था एक इम्प्लाइड कंडीशन और एक इम्प्लाइड वारंटी, राइट। इम्प्लाइड वारंटी में क्या क्या आता है? वारंटी एज टू क्वाइट पोजीशन, वारंटी एज टू नो क्लेम, और एक पहले क्वाइट पोजीशन पे आते हैं। क्वाइट पोजीशन मतलब इम्प्लाइड मतलब क्या हुआ, जो लॉ कंसीडर करता है उसको, आपको कहीं एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दो तरह का कंडीशन और वारंटी होता है मंजीत, वन इज एक्सप्रेस एंड वन इज इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब बोल कर या लिख कर आपको बताया गया है। इम्प्लाइड जो बताने की तो जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली है उसमें इम्प्लीकेबल। ठीक है, ये चीज हो गया इम्प्लाइड। तो इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी, तो वारंटी में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि पहला होता है इम्प्लाइड वारंटी एज टू क्वाइट पोजीशन। व्हाट इज दैट मुस्कान? मैम इसमें होता है कि अपना प्रोडक्ट पे दूसरा कोई क्लेम नहीं कर सकता है। जैसे हम कोई सेकेंड हैंड बाइक लिए हैं तो उसको लिए हैं, पर अगर वो चोरी का रहे तो दूसरा कोई आके हम मतलब जिसका फिर वो रहेगा बाइक, तो वो आके हाँ, मतलब बार बार आके कोई क्वाइट पोजीशन मतलब क्या, अब हम खरीद लिए, अब कोई डिस्टर्ब करने नहीं आना चाहिए, चाहे कोई भी केस Yes. रहे। वो मैंने प्राइस कंसिडरेशन के साथ मतलब पेमेंट दे करके मैंने वो प्रोडक्ट लिया है, तो आप कोई और जो थर्ड पर्सन आके मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, दैट इज क्वाइट पोजीशन। ठीक है, जो भी सामान मेरा खरीदा हुआ है कोई दूसरा डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, दैट इज पहला आपका क्वाइट पोजीशन। नेक्स्ट क्या है? फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस मतलब मैंने बताया था चार्जेस, कि सर्टेन प्रोडक्ट जो आपको दिया गया है वो प्रोडक्ट के ऊपर कोई चार्जेस नहीं होना चाहिए, कोई क्लेम नहीं होना चाहिए कि कोई बाद में आकर के बोल रहा है कि वो चोरी का है या फिर ये मेरा नहीं किसी और का था। ठीक है, और दैट टू क्या, अगर बायर को पता है कि उसके ऊपर चार्ज है तो फिर आप सेलर को कुछ क्लेम नहीं कर सकते। समझ आ रहा है मंजीत? अगर बायर को पता है कि ये प्रोडक्ट चोरी का है, सेलर उसको बता दिया है, देन आप क्लेम नहीं कर सकते सेलर पे, सेलर फिर लाइबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है देन सेलर इज लाइबल। अंडरस्टूड? क्या आवाज आ रहा है? कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट्स आपके पास है कि नहीं मंजीत? है मैम। सामने नोट्स रखिए तब समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। इसके अंदर क्या बताया गया था? मैम इसमें इन्फॉर्म करना चाहिए, जैसे कोई भी सेलर का ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैम कि वो इन्फॉर्म करे बायर को अगर कुछ डिफेक्ट, ये कुछ अगर उसका खतरा वैसे रहा प्रोडक्ट में तो हाँ, बायर जैसे को मान लीजिए इन्फॉर्म देखिए करना चाहिए। कंपनी वगैरह का अगर कंटेनर लेते हैं आप, ठीक है, चाहिए मैम। हाँ, तो उसमें लिखा रहता है ना हैंडल विद कॉशन। शीशा का कोई चीज होता है हैंडल विद कॉशन। ठीक है, तो ये क्या है कि आपके प्रोडक्ट का कोई डेंजरस अगर कुछ नेचर होगा तो वो आपको क्लियर कर देना होगा बायर को। ठीक है, ये था आपका इस पॉइंट में। नेक्स्ट वन इज वारंटीज इम्प्लाइड बाय अ कस्टम और यूजर्स ऑफ ट्रेड। मतलब जिस पर्पस से लिया जा रहा है वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप खरीदने के लिए गए फ्रूट्स, ठीक है, तो आप खुद रिटेलर है, आपको सेल करना है। अब जहां से भेजा वो भेजा पूरा पका हुआ, अब तक पहुंचते पहुंचते वो चला गया मतलब खत्म हो गया, सड़ गया। ठीक है, तो आपका जो पर्पस है वो तो पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो यही है इम्प्लाइड वारंटी की जो पर्पस से हम आपसे खरीद रहे हैं, आपको पता है कि हम रिटेलर हैं, तो मेरे तक पहुंचते पहुंचते वो ठीक रहना चाहिए। तो थोड़ा कम पका भेजना चाहिए था, कम राइप भेजना चाहिए था, तो दैट इज इम्प्लाइड। क्या हो गया आपका कस्टम और यूजर्स ऑफ ट्रेड, जो पर्पस से हम खरीद रहे हैं वो पर्पस पूरा होना चाहिए। वो पर्पस पूरा नहीं है देन आपका जो वारंटी है दैट वो काम का नहीं है। ठीक है, तो इतना था आपका इम्प्लाइड वारंटी में। और बच्चा आपका कंडीशन, यहाँ तक क्लियर है?
जितने लोग क्लास में नहीं थे या जो लोग बाद में आए थे वो लोग बताएंगे, इनफैक्ट सब लोग बताएंगे। यहाँ तक ठीक है? मंजीत कुछ बोलेंगे कि नहीं? हाँ, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आप जब अनम्यूट करते हैं तभी आवाज आ रहा है, कहीं बैकग्राउंड में आपका आवाज चल रहा है क्या? मैम डीवीडी में आवाज सुन रहा है मैम। मेरी आवाज आ रही है मंजीत आपको कि बैकग्राउंड की आवाज सुन रहे हैं? यस मैम। हाँ, तो समझ आ रहा है कि नहीं? नोट्स है पास में आपके? यस मैम। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना बोलिए ना। ना आ रहा है तो ना बोलिए। आ रहा है मैम। क्या समझे बताइए? व्हाट इज कंडीशन, व्हाट इज वारंटी? बताइए। आप लोगों के लिए मैं करवा रही हूँ रिविजन, इन लोगों को पता है ये सारा चीज। मैम फिर से बता दीजिए। इतना एक एक करके मैं पूछूंगी तब बोलेंगे फिर से बता दीजिए। क्या इसमें टफ था निधि? हाँ, मैंने कहा कंडीशन और वारंटी दो चीज है, ठीक है? जब भी कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो दो चीज होता है। कंडीशन जो बहुत ज्यादा जरूरी हो, जैसे पंखा चल रहा है आपके ऊपर, पंखा अगर घूमा ही नहीं तो फिर क्या फायदा उस पंखे का? हाँ, तो समझ रहे हैं कि वो एसेंशियल चीज है। कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं तो जो एसेंशियल चीज है, पंखा खरीद रहे हैं कि भाई ये बोलने की जरूरत थोड़ी होनी चाहिए कि घूमना चाहिए, हवा देना चाहिए, ठीक है? तो अगर ये कंडीशन ब्रेक अगर होता है यानी आप कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर सकते हैं, ठीक है? अब वारंटी मतलब क्या हुआ? मान लीजिए पंखा आवाज कर रहा है, ठीक है? तो ये तो ठीक करने वाली चीज है, तो वो आपको रिपेयर करके दे दिया। तो अगर वारंटी, अगर मतलब वारंटी वाला चीज क्या हो गया? कोलेटरल है, जो साइड है, पेच वेच ढीला हो गया जिसकी वजह से वो चल नहीं पाया, ठीक है? तो वो अगर खराब होता है तो वो ठीक करके आपको दे देगा, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना जरूरी नहीं है उसमें, समझे? दैट इज कंडीशन एंड वारंटी। क्लियर है? इसमें फिर दो तरह का था, एक था आपका इम्प्लाइड और था आपका एक्सप्रेस, ठीक है? इम्प्लाइड क्या हो गया? जो लॉ बोल रहा है कि ये करना है, और एक हो गया एक्सप्रेस जो कि बोलने मतलब पूरा रिटर्न है और ओरल फॉर्म में आपको एक्सप्रेस कर दिया गया या रिटर्न फॉर्म में आपको एक्सप्रेस कर दिया। एक्सप्रेस मतलब जाहिर कर दिया गया, ठीक है निधि? ये इसी में मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन बताया, एक इम्प्लाइड वारंटी और दूसरा इम्प्लाइड कंडीशन, मतलब जो एक्सप्रेस नहीं किया गया लेकिन लॉ बोलता है कि ये एक्शन हो सकता है। कब? पहला एक क्वाइट पोजीशन, आप पंखा खरीदे, कोई दूसरा आदमी बोलने के लिए आ गया कि ये पंखा मेरा है, ठीक है? तीसरा आदमी बोला नहीं भाई ये पंखा तो मेरा ही है, मेरे घर में था पहले। ये क्या हुआ? बार बार डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो इसके लिए आप सेलर को क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आपका जो दूसरा और कौन सा था? और कौन है? फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंस, मतलब जो चार्ज वगैरह है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई पंखा आपको सेल किया है और वो चोरी का है, ठीक है, और आपको पता नहीं है, तो आप क्लेम करेंगे कि नहीं? सेलर से वापस लेंगे कि नहीं पैसा? यस मैम लेंगे। तो यही है आपका इनकम्बरेंस का मतलब। और नेक्स्ट है वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अब मान लीजिए पंखा गिर सकता है, ठीक है? इससे ज्यादा आप स्पीड में अगर करेंगे पंखा तो पंखा गिर जाएगा। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो आप बताएंगे, ठीक है? और अगर नहीं बता रहे हैं तो अगेन आप क्लेम करेंगे सेलर को, ठीक है? जो भी प्रोडक्ट का डेंजरस नेचर है वो आपको डिस्क्लोज करना है, ठीक है? जब सीसीए का कोई सामान खरीदते होंगे घर में
तो पैकेट पे लिखा रहता है। अगर अब तक ध्यान नहीं दिए तो अब से ध्यान दीजिएगा। तो हैंडल विद केयर करके बताया जाता है, ठीक है। इवन छोड़िए, आप जब कुरियर कहीं करते हैं, कहीं इधर एक प्लेस से दूसरे जगह जाएंगे, मूवर्स और पैकर्स वाला भी जो पैक करता है ना, शीशे का सामान वो अलग पैक करता है और लिखा रहता है हैंडल विद केयर। ये सारा सब्सटेंस है इसमें, ग्लास का चीज है इसमें, ठीक है, वो लिखा रहता है उसके टैग पे। फाइन, तो यही चीज बता रहे हैं। और लास्ट आपका था कस्टम और यूजर्स ऑफ ट्रेड, कि जिस पर्पस से आप खरीद रहे हैं वो पर्पस पूरा होना चाहिए। वो पर्पस पूरा नहीं हुआ तो अगेन इम्प्लाइड वारंटी, ठीक है। अगर पर्पस पूरा नहीं हो रहा है तो आप क्लेम कर सकते हैं सेलर के ऊपर। अब क्लियर है निधि? यस मैम। इतना ही बताया गया था इम्प्लाइड वारंटी में। उसके बाद इम्प्लाइड कंडीशन बताया गया था। इम्प्लाइड कंडीशन में कौन कौन? डिस्क्रिप्शन, सैंपल, डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल, होल्समेंस और फिटनेस और क्वालिटी और मर्चेंट। इसका मतलब ठीक है, एक्सप्लेन करिए। एज टू टाइटल, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल। फ्रेंड्स, क्लास में थे आप? नो मैम। थे क्लास में? यस मैम। बताइए एज टू टाइटल क्या हुआ? मैम एज टू टाइटल में जैसे होता है कि सेकेंड हैंड गाड़ी, अगर मतलब अगर सेकेंड हैंड गाड़ी हम बेचते हैं और 6 मंथ के बाद फिर वो मतलब, पहले मतलब समझाइए। एज टू टाइटल का मतलब क्या बताया गया था? एग्जाम्पल तो बाद में ना, पहले मतलब समझाइए। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब क्या है? मैम implied condition that the seller is an actual sale has the right to sell the goods and is an agreement। मैम एग्रीमेंट में नहीं करना है सनाया, एक्सप्लेन करना है। अगर आप समझे होंगे तो एक्सप्लेन कर पाएंगे। अपर्णा, मैम मैम जो सेलर होता है ना, क्या? आगे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे लिखा हुआ है एज टू टाइटल। टाइटल मतलब क्या हुआ? ओनरशिप। आप अगर आपके पास ओनरशिप है तो ही आप उसको सेल कर सकते हैं। ओनरशिप नहीं है तो आप कैसे सेल कर पाएंगे? आपके पास स्कूटी है पापा का, अब आप बेच दिए वैष्णवी को, कर सकते हैं क्या पैसा? घर पे क्या होगा आपका हाल? इसी तरीके का एग्जाम्पल देके मैंने समझाया था ताकि याद रहे, ठीक है। जिसके पास ओनरशिप है वही बेच सकता है, ओनरशिप नहीं है तो आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। एज टू टाइटल मतलब ओनरशिप, है कि नहीं मुस्कान? ये था आपका इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, ठीक है। पहले मतलब समझाइए फिर एग्जाम्पल, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए इम्प्लाइड कंडीशन अंडर सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद था सैंपल, सब थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। डिस्क्रिप्शन में क्या बताया गया था वैष्णवी? ब्रांड नेम स्पेसिफाई, अगर जिस ब्रांड से अगर हम लोग खरीदना चाहें तो वही रहना चाहिए। क्या? बायर अगर बोले कि बायर अगर मतलब मैम पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन देके हमको इसी ब्रांड का चाहिए तो वही मिलना चाहिए, अगर उससे कुछ अलग हो तो ठीक है। और सैंपल? सैंपल में मैम अगर ये सेलर जो सैंपल दिखाए कि हाँ ये प्रोडक्ट का ये क्वालिटीज वगैरह है तो हाँ, मतलब सैंपल मतलब क्या? दुकान में निधि जैसे आप जाते हैं तो आपको दिखाया जाता है ना कि देखिए ये बासमती राइस है, ठीक है, ऐसे दिखाया जाता है। देखिए ये दार्जिलिंग का चाय है, राइट। ये दार्जिलिंग का चाय तो डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अगर आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा है कि ये चावल है, लोग दिखाते हैं ना ऐसे हाथ में लेके देखते हैं, मम्मी लोग जाती होगी, मम्मी के साथ अगर आप जाते होंगे देख करके देखते हैं, अच्छा ये सोनम चावल है,
अगर मम्मी के साथ कभी गए होंगे तो। ठीक है, तो ये हो गया सैंपल कि आपको डिस्प्ले में जो दिखा रहा है वही सामान आपके घर भी पहुंचना चाहिए। ठीक है, अगर वैसा नहीं हो रहा तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म। आई बात समझ में निधि और मंजीत? ठीक है, यस मैम। डिस्क्रिप्शन और सैंपल और दोनों मिला दीजिए तो डिस्क्रिप्शन और सैंपल। ठीक है, आप जो डिस्क्राइब की और जो दिखाए दोनों सिमिलर होना चाहिए। आप दिखाए हैं कि सोनम चावल बोल रहे हैं वो बासमती राइस, बाद में अगर पता चला तो अगेन कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म होने लायक है। फाइन, ये हो गया कंडीशन। अब और क्या बताया गया था? कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस क्या बताया गया था सूरज? मैम इसमें कोई भी ईटेबल चीज, वेरी गुड, मतलब ईडेबल, यही तो सुनना था मेन कि कोई भी ईडेबल चीज अगर आप बेच रहे हैं फ्रेश और नो जर्म्स होना चाहिए। हाँ, बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये पीने लायक है कि नहीं। आप दूध लेने के लिए जा रहे हैं क्योंकि आप अलग से बोलते हैं कि भाई एक्सपायरी डेट वाला मत देना, नो मैम। जा करके वो तो इम्प्लाइड है ना कि अगर हम दूध खरीदने के लिए जा रहे हैं तो जब तक हम यूज कर सकते हैं तो ही मिले। ब्रेड कई बार देखिए दुकान वाला लोग दे देता है, एक्सपायरी डेट वाला ही थमा देता है। दैट इज व्हाट होलसमनेस सेफ नहीं और है। हाइजेनिक होना चाहिए। हाँ, होलसमनेस में वो नहीं आता है, तो ये बोलने की तो जरूरत नहीं है। जैसे हमारे बगल में जो दुकान वाले अक्सर देखते हैं उसका पेड़ा वगैरह बिकता नहीं है, जब जाइए उसके पास पेड़ा वही एक्सपायरी डेट वाला ही होता है। इसीलिए पहले मैं बोल देती हूँ एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या है एक्सपायरी डेट। ठीक है, और जो लोग अक्सर देते हैं कि हाँ फ्रेश ही देते हैं तो उसमें देखने की जरूरत नहीं होती है, हम लोग उतना ध्यान ही नहीं देते। हाँ दिया है तो एक्सपायरी डेट वाला तो ऑब्वियसली नहीं देगा। ठीक है, तो ये है होलसमनेस जो हमेशा ईडेबल चीज पे काम आता है। कंडीशन एज टू होलसमनेस। मंजीत, निधि और बाकी बीसीए वाले क्लियर? इनफैक्ट बहुत बीबीए वाले, बीबीएम वाले जो क्लास नहीं किए थे। यस मैम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपका लास्ट में कंडीशन एज अ क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, तो ये सेम एज दोनों में देख लीजिए। जो आपका कस्टम एंड ट्रेड बताया गया सेम आपका यहाँ भी है। यहाँ पे मैंने बताया था ना, जैसे चौक खरीदने के लिए जा रहे हैं, अब चौक अगर खरीदने के लिए जा रहे हैं तो ये तो मेरे को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे पता है कि भाई ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। ठीक है, अब अगर मैं मेंशन कर रही हूँ कि मुझे लकड़ी पे लिखने वाला चाहिए तो आपने पर्पस उसको क्लियर कर दिया ना कि लकड़ी पे लिखने वाला चाहिए। बात आ रही है समझ में? तो अगर आप पर्पस क्लियर कर लिए और वो पर्पस पूरा नहीं हो गया तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा। दैट इज इम्प्लाइड कंडीशन। ठीक है, तो यही इकलौता एक ऐसा मतलब इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी दोनों में आता है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जो दोनों में आता है, इम्प्लाइड कंडीशन में भी और इम्प्लाइड वारंटी में भी, तो आपका यही होगा कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है, ये वाला था आपका खत्म, कंडीशन और वारंटी। मंजीत, क्लियर? आपका क्लास कोई और भी कर रहे हैं क्या? यस मैम। हाँ, काका झांकी जो कर रहे हैं वो है कौन? हाँ, क्या बोला क्लास आपका कोई और भी कर रहे हैं क्या? नहीं, बगल में बीचे वाले स्टूडेंट कर रहे हैं। क्या चीज? आपको बीचे डिस्टर्बेंस वाले स्टूडेंट हैं बगल में, वही कर रहे हैं क्लास। नहीं तो डिस्टर्बेंस नहीं मैम। नहीं हो रहा? क्या बताया मैंने अभी, बताइए तो लास्ट पॉइंट। मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ मंजीत, मुझे भी पता है किससे डिस्टरबेंस होता है किससे नहीं होता है, इसलिए कोशिश करिए कि ऐसे जगह बैठे जहाँ डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट आपका टर्म है डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट इम्पुटर। ठीक है, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल, ऑफ केविएट इम्पुटर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। क्या बताया गया था इसमें? कौन बताएगा? अनिमेश।
क्लास नहीं किए थे। नहीं पता, जो सबसे इजी है, क्लास नहीं किए थे। और कोई? संदीप, आप कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं। मैम नेटवर्क इशू ऐसे ही है। आवाज आ रही है? यस मैम। आंसर दीजिए। मैम क्वेश्चन क्या था? मैंने पूछा डॉक्ट्रिन ऑफ केवियर टेम्पुटर का क्या मतलब होता है? मालूम नहीं मैम। क्यों? आप तो रेगुलर क्लास करने वाले हैं, फिर क्यों नहीं मालूम है? और जब ये, इसीलिए मैं पहले बोलती थी कि आपको सारा कुछ देख के रखना है, तो इसका मतलब बात का वैल्यू नहीं है। जो लोग नहीं कर रहे हैं चलो ठीक है, उन लोग का समझ सकते हैं। जो लोग रेगुलर बच्चे हैं वो कैसे बोल सकते हैं नहीं बता? संदीप, आंसर दीजिए, क्यों नहीं पता? हम लिखे नहीं है। लिखे नहीं है? बुक तो है आपके पास, और लिखे हैं तो क्यों नहीं लिखे हैं? तब तो मैं फालतू का आपको डिक्टेट करवाती थी, टाइम वेस्ट करती थी अगर नहीं लिखे हैं तो इतना मेहनत बेकार ही ना हो रहा था क्लास में। बोलने में एनर्जी नहीं जाता है क्या? मैम सारा पॉइंट समझ आया। क्या? मैम सारा पॉइंट मैम बस ये था। खैर पढ़िएगा अपने लिए, क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बता दूं, लेट द बायर बी अवेयर, कहने का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन आप देख रहे हैं सब वेल एंड गुड, लेकिन लास्ट में सब कुछ आकर के बायर के ऊपर हो जाता है कि ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि जो भी सामान आप खरीदिए तो अच्छे से जांच पड़ताल करके खरीदिए। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा गलत माना गया, ये अभी करंट वाला तो इसमें नहीं दिया गया है, अब ये चीज थोड़ा खत्म कर दिया गया है। ठीक है, ये अब हो चुका है केवियट वेंडर, डॉक्ट्रिन ऑफ केवियट वेंडर, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है तो नहीं आप लोगों के सिलेबस में, लेकिन वहां पे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं है इसलिए आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन अब चेंज हो चुका है डॉक्ट्रिन ऑफ केवियट वेंडर, कि अब सेलर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बायर खरीदेगा उसको आप सब कुछ बता करके बेचेंगे। ठीक है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाने के लिए ये चीज को चेंज किया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। बात आई समझ में? बात समझ पा रहे हैं सब लोग? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ना, वैसे एक और एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, वहां पे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज को चेंज करके आपका रख दिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ केवियट वेंडर, यानी लेट द सेलर बी अवेयर। लेकिन फिलहाल सेल्स ऑफ गुड्स में हम यही समझेंगे कि यहाँ पे बायर को अवेयर रहने की जरूरत है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सब चीज बताना। लेकिन फिर भी सेलर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एग्जाम्शन को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, और वो एग्जाम्शन बहुत ही सिंपल है कि अगर सेलर बोल रहा है तो आप, बायर अनअवेयर है, बायर को कुछ पता नहीं है, इनोसेंट है, आप कंप्लीटली रिलाई कर रहे हैं सेलर के ऊपर। ठीक है, जो सेलर बोलेगा हाँ वो अच्छा तो अच्छा, वो गोल्ड तो गोल्ड, सोना तो सोना, और सिटी गोल्ड तो सिटी गोल्ड, एग्जाम्पल दिया था ना मैंने क्लास में। यस मैम। सोने का पर्क नहीं है, हम लोग कंप्लीटली डिपेंड कर रहे हैं अपने सेलर पे कि अगर वो देगा, वो अगर बोल दिया कि हाँ ये सोना है तो सोना ही होगा। ठीक है, तो यही सब एग्जाम्शन में रखा गया है। क्या क्या एग्जाम्शन था वैष्णवी? मैम कि अगर कुछ जानबूझकर वो गलत बताता है तो उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होगा, और फॉल्स प्रेजेंटेशन। देख लीजिए, नोट्स में तो लिखवाया ये मैंने। अगर जानबूझ के कुछ डिफेक्ट उसका छुपाता है मैम बायर से, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और अगर बायर कंप्लीटली उस पर रिलाई कर रहा है तो सेलर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो उसको सही सही बताए प्रोडक्ट गुड्स के बारे में। और
जो पर्पस वो बताया वो पर्पस पर्पस वो पूरा होना चाहिए। अगेन ये डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट इंटर अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ लिखवाइए। रेगुलर स्टूडेंट से ये एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा, वरना ये मैं बर्दाश्त करूंगी कि हाँ रेगुलर क्लास होते हुए आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं और लिखे नहीं, ये तो एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं। और ये तो ऑनलाइन क्लास में हुआ नहीं था संदीप, ये तो ऑफलाइन क्लास में हुआ था, तो ये भी नहीं बोल सकते कि आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम लिख नहीं पाए। जो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं लिख पाए थे उन लोग को मैं भेज चुकी, सारा मिल चुका ना सारा कुछ आप लोगों को। जो जिन लोगों का था प्रॉब्लम की नेटवर्क वजह से आवाज वगैरह कट जाता है, नहीं लिख पाते हैं, तो वो भी मिल गया, वैष्णवी भेज दी। और ये तो आपका पहले क्लास ऑफलाइन क्लास में था ये, तो इसमें तो ये भी बहाना नहीं चल सकता है कि हम नहीं लिख पाए, आवाज नहीं आई। स्लो चलिए मैम, स्लो चलिए मैम, तब भी नहीं लिखे तब तो फिर ठीक है। मैम हाँ मेरे पास नोट नहीं है। आप ग्रुप में नहीं है है तो फिर निधि सारा तो उसमें भेजा है, तो फिर कैसे नहीं है आपके पास? फिर से सेंड कर देती तो। क्या बोलूं अब आप लोग को, आप लोग बच्चे नहीं है, ठीक है, आप थोड़ा बड़े हो जाइए। स्कूल से आप लोग कॉलेज में आ गए हैं। कब भेजा गया है सेल्स ऑफ गुड साइड? कल ही ना भेजी हूँ मैं, कल या परसों? नहीं मैम, पीछे वाला। कौन पीछे वाला? टॉपिक बताइए। अरे टॉपिक तो बताइए। मैम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 नहीं है मेरे पास। चैप्टर 1 से लेकर के बाकी जो चैप्टर था वो मैंने भेजा था। मॉड्यूल क्या? हाँ, शुरू से जो क्लास था मॉड्यूल था मैम। मॉड्यूल था, किसी के पास है भेजा हुआ जो मैं भेजी थी? भेज दीजिएगा। और ये अभी मैं बता दूं कि ये लास्ट टाइम आपको भेजा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये बच्चों वाला जो हरकत है ना, दोबारा भेज दीजिएगा मैम, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे अगर आप सर्च करेंगे तो वो वापस से आ जाएगा, अगर डेल नहीं किए होंगे तो, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप सर्च करिए। हम लोग का व्हाट्सएप 3 बार आया हुआ है। सोनी मैम तो और 3 बार भेजी हुई थी। तो इसीलिए बोल रही हूँ ना, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनिए। एक बार जो भेजा चुका है उसी को बार बार भेजती रहो मैम। चलो निधि लोग का तो मान सकती हूँ, ये लोग बाद में ऐड हुई होगी, ठीक है। इन लोग का तो खैर जेन्युइन होगा, इतना पहले शायद वो नहीं होगी ग्रुप में, तो आप लोग नहीं मैम। हाँ तो आप लोग भेज दीजिए, मैं भेज दूंगी। लेकिन ये अब लास्ट है, अब तो कोई एडिशन नहीं होना है इस बैच में। ये एडिशन होगा तो वो देखा जाएगा, लेकिन अभी जितने लोग प्रेजेंट हैं ये मैं आखिरी बार भेज रही हूँ। आप लोग जितने लोग आए हुए हैं और रेगुलर क्लास करते हैं वो लोग नहीं बोलेंगे कि मैम दोबारा भेज दीजिए, कृपया करके बख्श दीजिए थोड़ा, ठीक है। किसी के पेशेंस का जो इतना होता है ना परीक्षा, वो मत लीजिए, ठीक है। 3 बार भेजना कम नहीं हुआ। और निधि आपके लिए मैं ये लास्ट टाइम भेज रही हूँ। ओके मैम। चलिए अब क्या करना था डिस्कशन? डिलीवरी है ना, कितने टाइप का डिलीवरी? हाँ निमेश। राइट ऑफ लियन क्या होता है? राइट ऑफ लियन क्या होता है बताइए। हम जब तक फुल पेमेंट नहीं होगा तो ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होता है बाहर। राइट ऑफ लियन मान लीजिए कोई सामान जब आप लेते हैं तो कोई चीज आप गिरवी रखते हैं, ठीक है। वो जो गिरवी जो रखते हैं दैट इज लियन, ठीक है। फुल पेमेंट मिलने के बाद वो सामान आपको वापस मिल जाता है। मॉर्गेज फ्री करवाना मैम। हाँ, मॉर्गेज फ्री करवाना। मॉर्गेज देखिए टर्म अगर आप बोलिए तो इसमें छोटा छोटा डिफरेंस है। मॉर्गेज जो होता है ना वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। जो लैंड बिल्डिंग सबको गिरवी रखते हैं ना दैट इज मॉर्गेज, ठीक है। और जो आपका मूवेबल होता है दैट इज लियन, ठीक है। छोटा छोटा डिफरेंस है, लेकिन ये सब पता होना चाहिए बीइंग ए मैनेजमेंट स्टूडेंट, ठीक है। हो गया? और बोलिए
डिलीवरी होना था ना डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक डिलीवरी है, उससे पहले भी कुछ है? अनपेड सेलर। हाँ, डिलीवरी तीन टाइप का डिलीवरी है, एक्चुअल, सिंबॉलिक और एक और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल जब हम सामान का एक्चुअल डिलीवरी कर देते हैं, एक्चुअल डिलीवरी मतलब सामान उठाया और ऐसे दे दिया, ठीक है, दैट इज डिलीवरी। फोन चाहिए तो फोन खरीदने गए, ये फोन उठाया, फोन दे दिया, एक्चुअल डिलीवरी हो गया, गुड्स आपके पास आ गया, प्राइस आप दे दिए और ये सामान आपका, अब इसके ओनर आप, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी। सेकेंड वन इज सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक मतलब जब सामान बहुत बल्कि होता है ना, जैसे कार खरीदे आप, तो कार ऐसे उठा के आपको हाथ में कोई देते हैं क्या? नहीं दी, ऑब्वियसली की मिलेगा, चाबी मिलेगा, वो जो चाबी है ना वही शो करता है सिंबॉलिक डिलीवरी कि ये कार अब आपकी हो गई, ठीक है। अब तीसरा जो होता है आपका कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, हाँ, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या हुआ कि मान लीजिए खरीदार आप हैं निधि, लेकिन मान लीजिए दानापुर में मैं रहती हूँ, सामान कोई दानापुर में मिल रहा है, उधर आपके साइड नहीं मिल रहा है, तो आपके बदले मेरे पोजीशन में है, अब तक आपके पोजीशन में नहीं गया, वो मेरे पोजीशन में, दैट इज कंस्ट्रक्टिव, कि एक्चुअल ओनर आप हैं लेकिन पोजीशन अब तक मेरे अंदर ही है वो, ठीक है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव। तो भी माना जाएगा कि डिलीवरी हो चुका है, हमने कर दिया है, क्योंकि आपकी रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं, मैं जा करके खरीद चुकी हूँ। आई बात समझ? तीन टाइप का डिलीवरी। और बताइए, डन राइट ऑफ बायर सेलर तो इजी है, थोड़ा कॉमन सेंस वाला बात है, वो सब मैं लिखवा चुकी हूँ। ये था आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। फाइन, अब आते हैं हम लोग फेमा की तरफ। फेमा के रिवीजन से पहले क्या करना है?